नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मुट्ठी भर मुगल और अंग्रेज इस देश पर सदियों राज यूं ही नहीं कर रहे थे। वो इसलिए कर पाए क्योंकि इसके पीछे गद्दार प्रजाति है। ये शब्द गद्दार का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये भारतीय इतिहास और वर्तमान की कड़वी सच्चाई है, जो ये बताती है कि बाहरी आक्रमणकारी सिर्फ अपनी ताकत के बल पर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात और स्वार्थ के चलते भी सफल हो जाया करते थे। और ये कहानी केवल तलवार और तोप की नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी और आत्मसमर्पण की भी है। जिक्र जासूसी यानी स्पाइंग का, एक ऐसा कृत्य जिसमें कोई व्यक्ति गुप्त रूप से देश की सामरिक, राजनीतिक या खुफिया सूचनाएं किसी दूसरे देश या संगठन को मुहैया कराता है। यह काम अक्सर पैसों, विचारधारा या दबाव के तहत होता है, लेकिन इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, रक्षा तैयारियों पर पड़ता है, खुफिया नेटवर्क पर पड़ता है। इससे विदेश नीति को गहरा नुकसान पहुंचता है। आज हम चर्चा करेंगे देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े ऐसे ही मामलों की जिन पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्ट्राइक की। चर्चा उन 11 से लेकर 14 जासूसों की जिनमें से कुछ हाई प्रोफाइल थे और कुछ लो प्रोफाइल। ऐसे में सवाल है कि पहलगाम हमले के पीछे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे क्या जासूसी तंत्र का भी खेल था? आखिर क्यों लोग दूसरे मुल्कों की कठपुतली बन जाते हैं? जासूसी की दुनिया का रोमांच अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। भारत में सनसनीखेज कार्रवाई चल रही है, जिसमें 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से करीब 11 पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा गया है। ये सब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से शुरू हुआ, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में एक ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल हैं, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक कर रहे थे। भारत के शहरों में घूम रहे दर्जनों जासूस और उनका कनेक्शन भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से है। अब तक जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, लगभग सभी मामलों में पुलिस प्रशासन का दावा है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में थे और उनसे संवेदनशील जानकारी भारत की साझा कर रहे थे। और यही विश्वासघात भारत के कूटनीतिक इतिहास का सबसे भयावह अध्याय बन गया है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर भारतीय सुरक्षा बलों की स्ट्राइक जारी है। अब तक पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों में 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा और गजाला का नाम शामिल है। जिसमें ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को जानकारी देने का आरोप है, तो वहीं गजाला के जिम्मे भारत में रह रहे पाकिस्तानी एजेंट्स को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से आए पैसों के लेन देन से जुड़ा काम था। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से ठीक पहले जम्मू कश्मीर गई थी और फिर उसने हमले के बाद एक वीडियो भी डाला। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं, बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। तो वहीं गजाला ने न केवल एक और जासूस दानिश के साथ मिलकर प्रेम की गजलें पढ़ी, बल्कि देश विरोधी लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने का भी काम किया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई ने न केवल इन जासूसों के नए नए तरीकों को उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए हो रहा है। कैसे ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर पंजाब के मलेरकोटला के युवाओं तक ये जासूस हनी ट्रैप, मैसेजिंग एप्स और व्यक्तिगत यात्राओं के जाल में फंसाए गए।
गौरतलब है कि इन सभी के तार कहीं ना कहीं नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ रहे हैं। पता चला है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए भारत में जासूसों का जाल तैयार किया जा रहा था और कथित तौर पर ये उच्चायोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा है। यानी इन जासूसों से संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियो बनाने, फोटो लेने, खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने और पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करने जैसे काम करवाए जाते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की जमीन पर इतने देशद्रोही कैसे और क्यों हो गए? क्यों इन लोगों ने देश के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन नहीं किया? आखिर दुश्मन के लिए देश से गद्दारी क्यों की? जवाब है, मुट्ठी भर मुगल और अंग्रेज देश पर सदियों राज नहीं करते अगर भारत में गद्दार नाम की प्रजाति न होती। और ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो गई है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी कुछ गद्दारों ने दुश्मन को भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी बेची, जिससे हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़ी। और आज भी जब लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हैं, तब इतिहास खुद को दोहराता है, जो हमें ये सिखाता है कि आंतरिक विश्वासघात राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में याद रखिएगा, जब भी देश के सामूहिक हितों की अनदेखी कर निजी स्वार्थों को तरजीह दी जाएगी, तो न केवल एक व्यक्ति या क्षेत्र बल्कि पूरी सभ्यता उसका खामियाजा भुगतेगी। हमें याद रखना होगा कि गद्दारी केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि एक वर्तमान चुनौती भी है, जिसे समझना और रोकना हमारी ही जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो एजेंसियां सक्रिय हैं और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ का दौर इस वक्त जारी है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विनोद, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप लोगों की इसमें विशेषज्ञता है और तमाम इन सवालों का आप लोग जवाब देते रहे हैं, उनके सवाल और सवालों के जवाब के बीच की कड़ी को जोड़ते रहे हैं। जिस तरीके से एक हमला होता है देश पर, उसके बाद सेना जवाब देती है, देश के अंदर राजनीति उस पर भी हो रही है, जमकर हो रही है। लेकिन मैं राजनीति से हटकर ये जो गद्दार हैं, जो कि पाक उच्चायोग से भी जुड़ते हैं, उनके आयोग से भी जुड़ते हैं, उसके साथ साथ कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया का है, कोई साइबर से जुड़ा हुआ है, कोई हाई प्रोफाइल है, कोई लो प्रोफाइल है, ये सारे कनेक्ट कर रहे हैं सीधे सीधे पाकिस्तान से और जासूसी के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। क्या स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है और ये स्लीपर सेल की जानकारी एजेंसियों को नहीं हो पा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं कई समय से इसके बारे में कहता आ रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है, आपने आपके जो सवाल से पहले जो छोटा सा एक अंश जो चला था, उसमें गद्दारों की बात कही थी। ये बात सच है, गद्दार अपने देश में रहे हैं और हमारे देश के साथ एक बार नहीं अनेक बार लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से मुगल भी आ गए, यहाँ बच गए या फिर अपने देश को मुगलों का एक हिस्सा बनाया। इसी तरह अंग्रेज आए, लूट के चले गए, कितने लोगों को मारा। ये सारे गतिविधियां हुई गद्दारों की वजह से। लेकिन एक चीज हमें भूलना नहीं है, वो है उस श्रेणी में पाकिस्तान भी आता है, ये मत भूलिएगा। और मैं आपको अज्ञात जो बंदूकधारी हैं या अननोन गनमैन, उनकी तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूँ जब मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गद्दारों की कमी इस क्षेत्र में नहीं है, बहुत है, और पाकिस्तान में भी है, हमारे यहाँ। ये जो यूट्यूबर पकड़े कैसे जा रहे हैं, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। ये यूट्यूबर पकड़े जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस है जी बहुत स्ट्रांग है। और काउंटर इंटेलिजेंस आता कहाँ से है? अक्रॉस द बॉर्डर जो गद्दार है वहां से आता है। इन सबका जो लेखा जोखा जो है, इन सबकी कुंडलियां कहाँ से निकली? काउंटर इंटेलिजेंस से निकली ना। तो आप ये समझिए, जासूसी की दुनिया में इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक पूरक जैसे है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। तो कई समय में हमने ये दिखाया है कि इंटेलिजेंस देने वाला ही काउंटर इंटेलिजेंस देने वाला होता है, डबल एजेंट जिसको कहते हैं। तो जासूसी की दुनिया जो है बहुत ही एक
2 साल रहा, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, बहुत ही अजीब दुनिया है। तो बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं, ये देश या देश के बीच की खींची हुई लकीरें, इन पर तवज्जो नहीं देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। और ये बच्चियों को मैं यही कहता हूँ, या ये जो यंग लड़के हैं, इनको यही कहता हूँ, देखिए इनके पाकिस्तानियों के जाल में फंसना मतलब बहुत ही बुरा है, क्योंकि आज के तारीख में काउंटर इंटेलिजेंस, जो इंडियन काउंटर इंटेलिजेंस है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप ये उनके कहने पे अगर एक बार भी नाचेंगे, या हमें पता चल जाएगा। मैं मजाक में किसी को कह रहा था कि शहबाज शरीफ या फिर मुल्ला मुनीर आज की तारीख में ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, हमको लंच से पहले पता लग जाता है कि ये फलाना चीज खाया है वो, समझे? तो काउंटर इंटेलिजेंस हमारे महत्वपूर्ण बात, अगर सिंह सर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो काउंटर इंटेलिजेंस हमारा है वो इतना मजबूत है कि पता चल जाता है, जैसा आपने उदाहरण भी दिया कि मजाक में आपने ये बात कही, लेकिन फिर भी जो एक शंका मन में पैदा होती है कि आखिर ये हमारे ही बीच में रहते हैं और उसके साथ साथ ये किसके लिए काम करते हैं, एक आम व्यक्ति को आभास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने कहा कि बड़ी रहस्यमयी दुनिया होती है जासूसी की। मैं आऊंगा सर आपके पास, विनोद दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुग्गल साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ अगर हम जासूसी और इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करके देखें तो मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त में सेना यहाँ पर जवाब दे रही थी तो वहाँ का जो मीडिया है, मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे थे कि मैं तो हैरान हूँ कि हमारे बच्चों ने, यानी पाकिस्तान के बच्चों ने, हैकर्स ने कमाल कर दिया, पूरे भारत को, भारत के सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया है। एक भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन ये जो भ्रम है जो हमारे देश के अंदर में इस वक्त दिखाई दे रहा कि हमारे देश में रहेंगे, यहाँ का खाएंगे, लेकिन वो गाएंगे पाकिस्तान का, या फिर जासूसी करेंगे पाकिस्तान के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, और उससे पैसा लेंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है आधुनिक दुनिया में। देखिए, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत को कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेना होगा। वो ये कि हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी राष्ट्रीय प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को सशक्त तौर पे सुरक्षित करना, और उस दिशा में अगर जो कुछ कदम भी सरकार को उठाने की आवश्यकता है वो उठाएगी तो जनता, संविधान और राष्ट्र सरकार के पीछे रहेगा। आप भारत में रहकर भारत के हितों के बरखिलाफ काम करें, ये तो ना तो भारत सह पाएगा, ना ही कोई सरकार सह पाएगी, ना ही कोई संविधान सह पाएगा। तो इसलिए अगर आप इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कानून की परिस्थितियां परिभाषित हैं उन्हें आपके पर अमल किया जाना चाहिए, और एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि देखिए, अगर आप भारत की भूमि पर रहते हैं तो उसी भूमि की इज्जत करना सीखिए। जहाँ जिस भूमि से आपको वजूद मिला है, उस भूमि की अगर आप बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते, उसकी निंदा ना करें, उसकी लीगल इंटरेस्ट का उसके बरखिलाफ काम ना करें। अगर इस तरह का डेटरेंट मैसेज दिया जाए तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल लोगों को लगता है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में बैठो, भारत की रोटी खाओ, भारत को गाली दो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये प्रकार का जो मानसिकता वाला माइंडसेट है, उसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ने की आवश्यकता है, और एक डेटरेंट मैसेज देने की जरूरत है। दुग्गल सर, आप लोगों को खुद क्या महसूस होता है कि कितना हम तैयार हैं, या फिर जब कुछ घटना घटित होती है उसके बाद एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, बढ़ानी पड़ती है, और तब इस तरह के खुलासे होते हैं? क्योंकि ये तो डेली रूटीन की मॉनिटरिंग वाली चीजें हैं, एजेंसियां लगी भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस पर काम नहीं करती हैं, वो हर पल इस तमाम चीजों को परखती हैं, देखती हैं, लेकिन फिर भी ये स्लीपर सेल हों, इस तरीके के जासूस हों, उनका नेक्सस हमारे बीच में ही खड़ा हो जाता है, बना रहता है, और जब चाहते हैं एक्टिव हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया गया है कि देखिए, अपनी छोटी पैरोकियल थॉट प्रोसेस से बाहर निकलें, बड़ा सोचें, राष्ट्र के दृष्टिकोण से सोचें तो अच्छी बात होगी। आज यही लोग जो है पनप रहे हैं भारतवर्ष में, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज या कम्युनिटी के कुछ हिस्से हैं जो उन्हें पनपा रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वो सहिष्णुता वाली जो बात है कि चलिए हम हर चीज सह लेंगे, उस थॉट प्रोसेस को हमें दूर करना होगा। भारत की जो साइबर डिफेंसेस हैं, साइबर स्ट्रेटेजीज हैं, उनको सशक्त बनाना होगा, अपने साइबर इंटरेस्ट का संरक्षण करना होगा, और कहीं ना कहीं एक समूचे तौर पर राष्ट्रीय लेवल पर
एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून लाने की भी आवश्यकता होगी, जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर की जिम्मेदारियों को परिभाषित करे। या बताना कि साइबर आक्रमण, साइबर अटैक होते हैं। जी दुगल सर बने रहिए हमारे साथ। ऑगस्टिन सर हमारे साथ हैं लगातार। ऑगस्टिन सर जो बात कह रहे हैं दुगल साहब, यहाँ पर जो हमारे सामने चुनौती है, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि देखिए इस बार हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी तो हमने भरपूर उसका इस्तेमाल किया और दुश्मन मुल्क को, उनकी सेना को जवाब भी दिया, आतंकवादियों को भी जवाब दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए साइलेंटली जो लोग हमारे बीच में हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को दूर रखकर दूसरे जरियों से जासूसी चीजें पहुंचाते होंगे, ये चुनौती कितनी बड़ी है और इसमें बदलाव किस तरीके का आया है? क्योंकि आप लोगों का लंबा अनुभव है। जासूसी की दुनिया वाकई रहस्यमयी होती है। हर देश अपने तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए जानकारी इकट्ठा करता है दूसरे मुल्कों की, खासतौर से जिससे दिक्कत है, जिससे दुश्मनी है या फिर खतरा है, ये सभी करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर वालों से आखिर कैसे लड़ें और कैसे बदलाव करें? बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, मैं इसीलिए मैं कहता आया हूँ, जो काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी की दुनिया जो है, वो मेरे पीछे इसलिए मैंने यंग बच्चों को लगाया है, इनको इल्म नहीं है एक बात का कि आप जिस दिन आप इनके चंगुल में आ जाते हैं, कौन से दिन आप इसके चंगुल, इनके चंगुल में आए हैं, ये आपको भी इल्म नहीं है। बिल्कुल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्योति को या किसी भी बच्चों को ये नहीं कभी पता लगा होगा कि कब इस दलदल में वो फंसे। काफी देर के बाद इनको समझ में आया होगा कि ये दलदल में फंसे हैं। अब जब ये दलदल में फंस जाते हैं तो कुछ लोग इससे निकलने की कोशिश करते हैं, या निकलने की बात जब आगे करते हैं तो आगे वाला बिल्कुल रंग बदल जाता है गिरगिट की तरह। तो इनके साथ ऐसा, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसे मुकाम में आके फंसे होंगे जहां ये बाहर निकलने की कोशिश किए होंगे। उस समय इनका हैंडलर जो है वो कोई नया रूप दिखाता है। उस समय इनका हैंडलर जो है इनको कोई ऐसा वीडियो दिखाता है जो इनको मजबूर कर देता है कि ये उनको उनके साथ मिलकर के आगे काम करें। कुछ बच्चों को अभी तक ये पता नहीं लगा होगा कि ये दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे आपने वो शुरू में क्लिप चलाई थी, चंद रुपयों के लिए ये फिर अपना ईमान बेचने लग जाते हैं। तो ये दो ही तरह के लोग होते हैं। बट मैं सभी को यही कहूंगा, देखिए, पड़ोसी मुल्क के साथ प्यार करना, उससे अच्छा तो आप अपने आप को कुत्ते से कटवा लें। क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहां वो ना अपने बहन माँ के और बेटियों के सगे नहीं हुए, तो आपका क्या सगे होंगे बताइए? कोई लॉजिक तो होगा ना कि आप किस तरह से आप उनको सगा मान सकते हैं। जो अपने बेटी का सगा नहीं होता है, जो अपने माँ का सगा नहीं होता है, तो आपका क्या सगा हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, फिर से मैं दोहराऊंगा कि अपना काउंटर इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, जिस दिन आपने उनके साथ संपर्क किया, जिस दिन आपने उनको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी भेजा है, उसी दिन भारतीय एजेंसीज हैं, उनको पता लग जाता है कि ज्योति मल्होत्रा ने आई थिंक नए भर्ती हुई है और पहला इंफॉर्मेशन उसने ये दिया है। अब हमारे ऊपर है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर है कि आपको कब उठाया जाए। ये मत सोचिए आप महीने भर बाद या साल भर बाद या 2 साल के बाद आप उठाए गए हैं, इसका मतलब तब तक आप महफूज थे, तब तक आप बचे हुए थे। नहीं, तब तक हमने आपको उठाया नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, कोई भी संपर्क ना पाकिस्तान के साथ ना बांग्लादेश के साथ आपका होना चाहिए। अगर आप उनसे प्यार करते हैं और उन्हीं की गोद गाते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो बनारस से पकड़ा गया एक आदमी जो उनको बैंक का अकाउंट और खोल के देता था, सिम कार्ड खरीद के देता था, वैसे लोग जो हैं वो पैदाइशी और पाकिस्तानी हैं जो भारत में रह रहे हैं। उनके लिए उनको मैं ये कहूँगा, भाई वीजा उठाओ, भाग जाओ, लौट के मत आओ। क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के साथ प्रति इतना प्यार है तो मेरे देश में मत रहो, क्योंकि जिस दिन आप पकड़े जाओगे आपका एक मिसाल बना दिया जाएगा, जो आपके आने वाले नस्ल याद रखेंगे कि फलाना आदमी जो है पकड़ा गया था, उसका इस तरह से ऐसे हुआ कि आज तक पता नहीं चला कहाँ है।
तो ये दो चीजें मैं आजकल के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहूंगा, ये दोनों देश की तरफ आप नजर उठा के मत देखें, उस डायरेक्शन में आप अपना सर भी न रखें, क्योंकि बिना दोनों देश जो है बहुत ही बेकार है, पहली बात। और दूसरी बात, तो वो कभी सुधर नहीं सकते, कभी भी नहीं सुधर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि दोनों देशों की हालत ऐसी है जिसको उदाहरण के तौर पर अगर हम बोले, और यहाँ पर अगर ना बोले तो इसको हम कह सकते हैं कि गलती होगा कि कुत्ते की दुम वो सीधी हो नहीं सकती, वो बार बार इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जो लोग हैं जो इस तरीके से या तो ट्रैप में आते हैं या ट्रैप में फंसा दिए जाते हैं, या फिर पैदाइशी जैसा आपने कहा कि उनकी मंशा ही वही रहती है और वो उभर कर बाद में सामने आ जाती है। ऑगस्टिन सर, ये वन वे वाला जो रास्ता है, आपने कहा कि कई लोगों को भनक भी नहीं लग पाती है कि आपके इर्द गिर्द क्या है, कौन है, और वो आपके साथ रहकर क्या जासूसी कर रहा, क्या जानकारी ले रहा, या आपको ही कैसे ट्रैप कर रहा। ये वन वे रास्ता है, एक बार अगर फंस गए तो फिर उसके बाद वो चाहे किसी तरह का दबाव हो, किसी तरह का जान का खतरा हो, आप वापस नहीं जा सकते, जैसा आपने उदाहरण दिया। लेकिन इसमें सिर्फ आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी ट्रैप में ही सिर्फ नहीं है, वो ट्रैप में फंसने के लिए, पैसे के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, या उनकी मंशा को इस स्लीपर सेल ने भांपा कि हाँ इनको हम आसानी से अपने साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए उनको एक्टिव कर दिया। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, और आप जैसे चैनलों के माध्यम से ये लोगों को ये सीख पहुंचे, कि ये पहली बात, जो पाकिस्तान के कोई भी इंसान को हम चंद रुपए से खरीद सकते हैं, इतना मतलब क्या कहते हैं हम, उनके संस्कार जो है ही नहीं। तो आपका ये समझना कि आप पाकिस्तान का एजेंट बन के आप बच जाएंगे, ये अपने मन से उखाड़ करके फेंक दें। जिस दिन आप उनके लिए एक इंफॉर्मेशन भी भेजा, उसी दिन हमें पता लग गया कि आप हैं ज्योति मल्होत्रा या फलाना, जिसने ये इंफॉर्मेशन भेजा। अब हमारे ऊपर है आपको कितना खेलने की छूट दे देते हैं और कब उठाना है वो हम तय करते हैं। भारतीय जो एजेंसीज है वो तय करती हैं, अच्छा आज हम इसको उठा लेते हैं। इसका ये मतलब ये मत समझिए कि आप अगर तब मैं सर इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा ऑगस्टिन सर, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। हालांकि ये चीजें गोपनीय होती हैं और मैं उस गोपनीयता का पूरा सम्मान करते हुए आपसे जानना चाहूंगा, जितना आप बता सकते हैं, कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि जानकारी मिल जाती है लेकिन कब उठाना है ये तय करती हैं एजेंसियां। तो ये जो जानकारी रहती है, अब इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कितनी बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि आपने पहले कमेंट में ही कहा कि हमारा जो काउंटर सिस्टम है बहुत मजबूत है। देखिए, आपको इसी कड़ी में एक और कड़ी में जोड़ता हूँ। एक आदमी है इसमें जिसने अपना एक ऐप बनाया एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे उसको टेलीग्राम पे भी भरोसा नहीं था, उसको सिग्नल पे भी भरोसा नहीं था, जबकि सिग्नल सुना ट्रम्प साहब भी सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, उसको तो व्हाट्सएप पे भी भरोसा नहीं था, तो उसने अपना एक ऐप बनाया। हमें कैसा पता लगा कि अपना एक ऐप बनाया उसने? सोचने वाली बात है ना। मैं ये सवाल को छोड़ जा रहा हूँ आपके बीच और आपके दर्शकों के बीच। हमें कैसा पता लगा कि दोनों एक स्पेसिफिक ऐप में बात करते हैं या फिर मैसेज भेजते हैं? ये सवाल आप अपने दिमाग में दबाइए, क्योंकि मैं ये बच्चों को ये कहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी में होना चाहिए लॉजिक। आप जिस दिन लॉजिक खो देते हैं उस दिन आपका बंटा पार हो जाता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, भारत का काउंटर इंटेलिजेंस पाकिस्तान में ही नहीं हर जगह बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांग है। हम उनके किराना हिल जहाँ पे वो अपना न्यूक्लियर साजो सामान रखते हैं वहां तक पहुंच गए। सबसे गोपनीय इलाका माना जाता था एक जमाने। तो ऐसा कोई जगह नहीं है। परिंदा भी ये कहते हुए मैं मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी, पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मारता हमारे इजाजत के बिना या हमारे नॉलेज के बिना। आप क्या चीज है? आप क्या चंद लाख रुपए कमा लेंगे, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? या आप सोचते हैं कि चलो 5 लाख कमा लूंगा या कमा लूंगी, उसके बाद मैं इस दलदल से निकल जाऊंगी? कभी निकलने नहीं देंगे। आप जिस दिन दलदल में पैर डाल चुके हैं, आपको डूबना या डूब के मरना तय है।
तो इसीलिए मैं कहूंगा ये जल्दबाजी करके इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में आप जो कोशिश करते हैं कि जल्दी से मैं पैसा कमाने लगूं, फॉलोअर्स बढ़ाने लगूं, कुछ भी करूं, ये बहुत ही एक खराब रास्ता है जहां से आपको लौटना नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो ट्रेलर है। अब आप देखते जाइए कितने लोग इस चंगुल में आते हैं। और मैं जैसे क्या कह रहा था आपको, समय और जगह हम तय करते हैं कि इनको कैसे कब उठाएं। तो इस पे भी थोड़ा सा अगर रोशनी डालूं, ये इंफॉर्मेशन आगे जाकर के किस तरह से प्रोसेस होती है उसका भी हमें जानकारी है। ये मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा। आप कोई एक छोटी सी जानकारी देते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटी है या ये जानकारी तो सबके पास है, नहीं, आपका जो जानकारी है किसी और जानकारी के साथ जोड़ दी जाती है और उसका एक रूपरेखा बनाया जाता है। तो आप इस कड़ी में एक ईंट की तरह हैं, आपको पता नहीं है आप कौन से ईंट है, कॉर्नर के ईंट है कि बड़े पिक्चर का कौन सा ईंट। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपका इंफॉर्मेशन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसका महत्व क्या है, और भारत के खिलाफ कब वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी इंफॉर्मेशन मांगी गई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन बच्चों से अगर पूछताछ के दौरान उन्होंने यही बताया होगा कि सर हमें नहीं पता था, हमें तो सिर्फ ये चीजें पूछी थी, हमने ये बताया। फिरोजपुर में भाई तुम क्या देख रहे हो, सूरज कैसा है, आज का माहौल कैसा है, आज बारिश हुई कि नहीं, इस तरह से सवाल का आप जब जवाब देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं जी, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना जी कि आपको पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश के किसी भी इंसान के साथ या किसी भी चीज के साथ कोई संपर्क होना ही नहीं चाहिए। आपका रूल नंबर 1 होना चाहिए कि इनको बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह आप इनसे दूर रहें। इसका एक सबसे बड़ा अब इसमें जो मेजर 2-3 पॉइंट आपने बताया उसको थोड़ा सा मैं विस्तारित अगर करूं ऑगस्टिन सर, तो आप लोगों का अनुभव क्या कहता है कि खास तौर पर इस तरीके से जो जासूस पैदा किए जाते हैं दूसरे मुल्क के द्वारा या उनको अपने साथ कनेक्ट किया जाता है, आपने कहा कि चूंकि ये वन वे रास्ता है, आपको फंसा दिया, उसके बाद चाह के भी आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं ट्रैप करने के, जैसे हनी ट्रैप है, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई वो चीजें हैं। और इसमें किन लोगों पर ज्यादा इनकी निगाह होती होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल भी है, लो प्रोफाइल भी है, गरीब भी है और बड़े जो अच्छे परिवार के लोग हैं, शायद कनेक्शन उन पे भी हो सकता है, क्योंकि उनके जरिए और बड़े लोगों तक पहुंचना आसान होता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो तरह, मैं शुरू में बताया आपको, 2 तरह के लोग हैं। एक है पाकिस्तानी प्रेमी जो पैदाइशी पाकिस्तानी प्रेमी हैं, और एक होते हैं जो ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जो फंसाए जाते हैं। देखिए, मेरी नसीहत जो है, जो पैदाइशी पाकिस्तानी लोग हैं या पैदाइशी पाकिस्तानी प्रेमी फैमिली है, उनके लिए नहीं है। वो आप जैसे कह रहे हैं ना, वो कुत्ते का दुम है, वो कभी नहीं सीधा हो सकता। मेरा नसीहत जो है, ऐसे जो फंस जाते हैं ज्योति मल्होत्रा जैसे बच्चे, उनके लिए है। और एक सिंपल, देखिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिंप्लीफाई इसलिए करना चाहता हूँ कि आप क्या पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान जैसे कोई वर्ड के साथ भी आप अपना रिश्ता नाता ना जोड़ें। बांग्लादेश का जो लफ्ज है, उस लफ्ज के साथ भी अपना रिश्ता नाता ना जोड़ें। इतना सिंप्लीफाई रख करके अगर चलेंगे आप, भारत में ही नहीं, देखिए आज के तारीख में एक और चीज हो रहा है। अगर जब आप मलेशिया, इंडोनेशिया या ऐसे कोई जगह पे घूमने जाते हैं, तो आपको कोई अप्रोच करता है और देखने में बड़ा हैंडसम या ब्यूटीफुल होता है, आपसे बातें करते हैं, आपको बोलते चलिए आपको मैं बियर बार लेके जाता हूँ या खाने पे लेके जाता हूँ, आपको खाना खिलाता है, आपको धीरे धीरे आपको चुंगल में फंसाता है, और आप भी उस समय आपका गार्ड डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आप भारत में नहीं है ना पाकिस्तान में है, आप किसी और देश में है, लेकिन आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना, स्पॉट लगा दिया गया है। तो आपको अगर किसी आदमी, आपको कोई आदमी आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है, वो एक डिजाइन है। ये डिजाइन को आपको मान के चलना होगा। आपको लगता है कि मैं गरीब एक परिवार की लड़की हूँ या मैं गरीब परिवार का एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं क्या कर लूंगा,
देखिए, आप क्या कर लेंगे वो नहीं है, आप जहाँ हैं वो महत्वपूर्ण है। आपको शायद पता नहीं होगा, आप हो सकता है कोई बड़े इंपॉर्टेंट आर्मी कैंप के इर्द गिर्द एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो आपका महत्व जो है आपके जगह से है, इसीलिए आपको ढूंढा गया है जी। तो जैसे बॉर्डर एरिया के जो 2-4 बच्चे जो पकड़े गए हैं, वो अगर आप देखेंगे उनके लिबास या फिर उनके जो चैनल्स, इन्फ्लुएंसर चैनल जो या फिर इंस्टाग्राम, ये सब खैर मैं कम देखता हूँ जी। वहां देखते हैं तो कुछ लोगों के तो चंद हजार फॉलोअर्स भी नहीं है, बट उन्हें क्यों ढूंढा गया और उन्हें क्यों चूज किया गया? क्योंकि उनका जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस जगह में वो रहते हैं, हो सकता है बड़ा पिछड़ा गांव हो, मिट्टी का घर हो सकता है चंद लोग ही रहते हों, लेकिन उसके आसपास बहुत बड़ा कोई इंस्टॉलेशन है जिसकी वजह से आपको चुना गया है। तो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ऑगस्टिन सर आप, जो है कि आपका चुनाव किस वजह से होता है, उसके कई आयाम होते हैं। आप किस जगह से आते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं और वहां से इनपुट क्या निकल सकता है जो कि उनके लिए फेवरेबल हो। अब मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा। एक तो जासूसी की दुनिया जो कि हमारे यहाँ के गद्दारों के जरिए है, उस पर हम चर्चा इतने लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जासूसी बहुत जरूरी भी है एक मुल्क के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मैं एक फिल्म का यहाँ पर जिक्र करूंगा, इजराइल के ऊपर बेस्ड है, स्पाई, और उसने सीरिया में, उनका स्पाई सीरिया में जाकर किस तरीके की प्लानिंग करता है, कैसे वहां से इनपुट लाता है जो कि उनके लिए फेवरेबल होता है, उनकी जानकारी बढ़ती है और उसका फायदा भी उनको मिलता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें हम स्लीपर सेल से लेकर तमाम चीजों का जिक्र सुनते हैं, लेकिन अब जब हम अपने एंगल पर जाएं कि हमारी जासूसी और हमारा जासूसी सिस्टम है वो कितना हम मजबूत कर पाए हैं जिससे हमें इनपुट्स मिलते हैं, वो चाहे अभी ताजा घटनाक्रम में हो या इसके पहले करगिल की बात कर लें और भी कई उसकी बात कर लें। और चूंकि अभी तो डोभाल साहब हैं और डोभाल साहब के बारे में जितनी जानकारियां एक सोशल मीडिया पर या मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर हम लोग को है, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा, लेकिन उनके रहते हमारा जासूसी सिस्टम कितना मजबूत है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसमें 2 डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा। एक होता है जो पेशे से जासूस, जो पेशे से ट्रेन्ड जासूस, जैसे डोभाल साहब 7 साल अपना बेस बदल करके पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के बीच रह कर आए, ठीक है। पेशे से जो जासूस हैं वो किसी भी देश में गुल मिलने के लिए तुरंत ट्रेनिंग सेंटर के बाद तुरंत नहीं जाते हैं, वो जाते हैं बहुत तजुर्बा जुटाने के बाद। जो पेशे के जासूसों की बात हो नहीं रही है यहाँ। पाकिस्तान ऐसे बच्चों को फंसाता क्यों है? क्योंकि है तो वो गुर्बत वाला देश, है तो वो बीक में पलने वाला देश, तो उनके यहाँ पेशेवर जासूस की जो ISI के अंदर जो पेशेवर जासूस हैं उनका संख्या भी तो बहुत कम है। वो कहाँ भारत में कैसे उनको घुसाएंगे? तो वो एक सस्ता माल फूकने की कोशिश करते हैं। जहाँ पेशेवर जासूस के ऊपर आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वहां आपको कम से कम पैसे में इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। तो कम से कम पैसे में आप इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं, कम से कम पैसे में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? तो पेशेवर जासूस को छोड़ करके आप ऐसे बच्चों को उठाते हैं जिनको शुरू में पता ही नहीं होता कि वो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये सभी को ये नसीहत है, पेशेवर जासूसों का काम ही जासूसी करना है, और वो तो सर पे कफन बांध के तो चलते हैं कि अगर मैं कभी गया हूँ किसी भी देश में रहा हूँ, अगर मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं अगर उस तरफ गया हूँ तो कभी लौटूंगा नहीं, ऐसा चांस नहीं है। तो हम इस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, इस तरह की डिजिटल दुनिया से दूर रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें पेशेवर जासूस पे छोड़ दें, वो उनका काम है। आप उन जासूस बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने पहला इंफॉर्मेशन दिया है उस दिन आपके ऊपर स्पॉट लग चुका है। ऑगस्टिन सर, मैंने सवाल ये इसीलिए लिया था क्योंकि मैं इसको समझना चाह रहा था, क्योंकि जो पेशेवर जासूस होते हैं किसी भी देश के, उनके बारे में उनके परिवार तक को नहीं पता होता है। लेकिन आप महत्वपूर्ण बात बार बार कह रहे हैं कि जो इस तरीके के जासूस हैं, बल्कि मैं इनको अब जासूस नहीं कहूंगा, इनको मैं सॉफ्ट टारगेट कहूंगा कि इनको सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया,
क्योंकि एक गुर्बत वाला जो मुल्क है उसके पास पैसे भी ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं है, तो पेशेवर जासूस कहां से पैदा करेगा। इसलिए वो हमारे देश के ऐसे लोगों को जिनको गद्दार की श्रेणी में लाए, सॉफ्ट टारगेट की श्रेणी में लाए, उनको अपना टारगेट आसानी से बना लेता है। लेकिन आज इस दौर में जब सोशल मीडिया, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं और इसके आड़ में वो इस तरीके के काम करते हैं और सॉफ्ट टारगेट खुद बन जा रहे हैं, चुनौती बढ़ गई है क्या, खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि चुनौती बिल्कुल बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे आप जैसे चैनल वाले जो हैं, जहां भी जिस चैनल पर भी मैं जाता हूँ ये बात करता हूँ और कहता हूँ कि सबसे सिंपल रखिए अपने जिंदगी को। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश के साथ या उनके लोगों के साथ या उनके बाकी चीजों के साथ कोई संपर्क ना रखें, क्योंकि उभरती हुई इस परिस्थिति में जहां भारत इकोनॉमिकली 3 में आने की कोशिश कर रहा है, आपके दुश्मन अनेक हैं। जो ऑलरेडी नंबर 3 में बैठा, क्या आपको नंबर 3 में आने देगा? बरतानिया जो है, जिसको हमने पिछले साल पीछे किया और बरतानिया के हम ऊपर चले गए, क्या बरतानिया को चोट नहीं लगी होगी? आप समझिए इस बात को। तो मैं ये कहता हूँ हर एक आप 150 करोड़ के 125 करोड़ या 150 करोड़ के जो नागरिक में अगर एक भारतीय हैं दिल से और वैसे, तो आपका कंट्रीब्यूशन आपको समझना होगा आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत गरीब इंसान हो सकते हैं, आप सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, या कुछ भी छोटा सा काम पियोन हो सकते हैं, या फिर बड़ा अफसर हो सकते हैं। आप सबका अगर मैं कहूँ महत्वपूर्ण था देश में तो समान है, क्योंकि आपका इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जा सकता है वो आपको इल्म ही नहीं है। अगर आपको कोई सीख लेना है तो ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से लीजिए। एक हिंदू परिवार की हरियाणा की लड़की शुरू में फंसने से पहले क्या ये सोचा होगा कि वो इस कदर वायरल हो जाएगी और इस कदर उसके साथ बर्ताव हो जाएगा शुरू में कि वो गद्दारों की श्रेणी में, जीवित गद्दारों की श्रेणी में अव्वल नंबर में आ जाएगी। शुरू में हो सकता है उसको इस बारे में या इसके बारे में इल्म नहीं रहा हो, आगे जाकर के जरूर पता लग गया होगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें उसने पास ऑन करी हैं, आगे जाकर के उसको जरूर पता लग गया होगा कि ये कोई देश के खिलाफ काम हो रहा है, उसका एक हिस्सा है ये, या प्यार और पैसा, ये 2 चीजों में फंसने का चांसेस है। तो ये सारी चीजें ना हो। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा जो है एक बॉर्डर इलाके का एक हिस्सा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कल को अगर कुछ हो जाए अनहोनी, हो सकता है वो बम जो है ज्योति के घर के आसपास गिरे या उनके रिश्तेदार या उनके माँ बाप मर जाएं, और वो रीजन आपका दिया हुआ इंफॉर्मेशन हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होने का संभावना भी तो बहुत ज्यादा है। तो आपको ये सोचना होगा कि चलो आप देश से ना प्यार करते हो, अपने माँ बाप से तो करते हैं। तो ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि ज्योति वहां रहती है तो उस जगह को बॉम्बिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब हो सकता है आपके माँ बाप भी मर जाए। लेकिन देखिए, इतना ये बच्चे अगर सोचने की क्षमता रखते होते तो इस दलदल में फंसते ही ना। ये दलदल में इसलिए फंसे हैं क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी इंप्लोर बनने की दौड़ में ये कुछ भी कर बैठते हैं जी। आप देखिए ज्योति मल्होत्रा का एक जिंदगी का पहलू आप देखेंगे, किस तरह से वो कहाँ से उठी, क्या क्या पहनावा उसका रहा है, क्यों रहा है, और कैसी बर्ताव रही है, चीन में हूँ या फिर बाकी देश में हूँ, किस तरह से उसने बर्ताव किया। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी फॉलोअर बढ़ाने की होड़ लगी थी, मेरा ये मानना है। सर फाइनल कमेंट भी आपका चाहूंगा, जो आपने जिस तरीके से हमें बताया गोपनीयता बरतते हुए उन चीजों को, क्योंकि आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी है और आप लोगों ने अच्छा काम भी किया। एक फाइनल कमेंट सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि कोई एक शख्स, वो चाहे ज्योति हो या गजाला हो, क्या कोई एक शख्स सिर्फ एक जासूस है या उस जासूस के जरिए कुछ और लोगों को भी कनेक्ट करने पर भी काम करता है पाकिस्तान?
देखिए इतने जितने पकड़े गए हैं ना, उनके साथ उनसे जो मिला हुआ इंफॉर्मेशन की अगर तुलना मैं करूं महत्वपूर्णता पे एक स्केल के खिलाफ, तो इतना ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि इनको अंदर की बात जो है वो पटियाला वाला जो एसोसिएशन पटियाला का जो इंफॉर्मेशन दे जाता है लड़के ने, सिख बच्चे ने, हो सकता है उसका इंफॉर्मेशन थोड़ा महत्वपूर्ण रहा हो ज्यादा। बाकी लोगों का इंफॉर्मेशन महत्वपूर्णता के स्केल में मैं देखूं तो हो सकता कम हो, लेकिन कोई छोटा सा इंफॉर्मेशन भी हानिकारक, देश के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं ये होगा करके मुझे पता था, क्योंकि पाकिस्तान में एक लाल टोपी पहने एक इंसान है जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उसका मैं नाम जानता नहीं हूँ, तो वो लाल टोपी के नाम से जाना जाता है। ये जब युद्ध विराम हुआ उसके तुरंत बाद वो टीवी में आकर के ये कहा कि देखिए हमारे लोग थे यहाँ से वहां से, हमने वीडियो उनसे मंगाए और उसकी कड़ियां जोड़ी और हमने उसको ISI को और पाकिस्तानी फौज को पास ऑन किया था। तो तभी मैं समझ गया ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको चंद रुपए दे करके उन्होंने बोला होगा कि भाई ये काम करना, मोबाइल अपने दरवाजे के बाहर फलाने डायरेक्शन में रात भर रख देना और सुबह हमसे 10,000 रुपए ले लेना। तो वो कोई मोबाइल रख के चला गया होगा। तो इस तरह की चीजें हैं इसमें। लेकिन एक और डिस्टिंक्शन जरूरी है, जो पैदाइशी जो परिवार जो पाकिस्तानी प्रेमी होते हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये मैं एग्जाम्पल के तौर में बनारस वाला लड़के का बात करता हूँ, वो तो पैदाइशी भारत में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन वो घर का बेदी भी नहीं है, वो वहीं का है। क्योंकि उनको पैसा देना, सिम कार्ड देना, वो तो वो भी जानता है कि वो पाकिस्तानी गलती से इंडिया में है। पैदाइशी पाकिस्तानी जासूस है। नहीं, जासूस नहीं, पैदाइशी पाकिस्तानी है, जिसको जासूस के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बम्बई में कुछ समय में बम्बई में जी रहा था जी। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ 82 की 85 के बीच की बात होगी, 86 की बात होगी जी। जब भी पाकिस्तान जीतता था, एक इलाका था हमारे एरिया में, पटाखे फूटते थे और पता नहीं जुलूस निकलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो उस इलाके में आप घुस नहीं सकते थे, उस समय की बात है। अब घुस नहीं सकते थे, वो अलग रहते थे, आपस भी उनकी वो थी, उसी एरिया में ही उनकी शादी ब्याह ये सारी चीजें होती थी। तो वो लोग 47 उनके माँ बाप जो हैं 47 के दौरान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बने इसके लिए वोट दिए होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान बने उसके लिए वोट दिए, लेकिन पाकिस्तान गए नहीं। ये 2 नेशन थियरी बनी क्योंकि कायदे आजम उनका वो ये कहता रहा कि हम जो लोग मतलब जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो यहाँ महफूज नहीं है, जिसके वजह से उनको लगा होगा कि भाई किसी भी तरह कैसे हानि भारत को पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजें मद्देनजर ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि चीजों को सिंपल रखें और इनसे दूर रहें। बहुत शुक्रिया अगस्तिन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमारे साथ इन बातों का एक सार निकालने के लिए, जानकारी देने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनको हम जासूस की श्रेणी भी ना रखें, इनको एक तो सबक मिलना चाहिए कि भाई आपने अगर कोई भी जासूसी भरा कदम उठाया या इनके ट्रैप में फंसे तो उसकी जानकारी हमारी एजेंसियों को होती है पहले से, उठाना कब है वो तय करते हैं। दूसरी तरफ जिनकी पैदाइशी मानसिकता वही है, सतर्क उनसे रहने की जरूरत है।